तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा? हम कहते हैं when the data is collected for a specific purpose, when the data is collected for a specific purpose is called collection of data। यानी किसी भी उपयुक्त उद्देश्य के लिए हम जब डेटा को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। राइट है जी? कहानी क्लियर है? तो हमने क्या लिखा? हमने बता दिया यहां पर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने कहा when the data is collected for a specific purpose is called collection of data। डेटा कितने तरीके का होता है, या अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा अगर हमें करना है तो डेटा है कितने तरीके का? हम कहते हैं सर दो तरीके का। एक है इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। यानी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने कहा ये कलेक्शन करने के लिए हमारे पास डेटा दो तरीके का है। पहला हमने कहा एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, और दूसरा हमने कहा इंटरनल सोर्स। राइट है जी? एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स। तो अब जरा बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है बेटा? हम कहते हैं देखो दो चीजें समझो, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। जब बात करी जाती है इंटरनल सोर्स की तो हम कहते हैं व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल। राइट? तो हम कहते हैं व्हेन द डेटा इज, व्हेन द डेटा is collected through inside the organization itself, is called internal source। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब यह है जब हम डेटा को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल सोर्स। एग्जांपल समझो, जैसे अगर मुझे ये पता करना हो कि भाई मेरे यहां पर इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी इनकम, उनकी जो फीस है वो कितनी है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे बड़ा सिंपल सा तरीका है, भैया मेरा रजिस्टर मैंने मेंटेन कर रखा है, उसी रजिस्टर से सारा डेटा निकाल लूंगा, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल सोर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स की। हम एक्सटर्नल सोर्स किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं कि भैया हमारे इंटरनल सोर्स के अलावा जो भी बाहर से हम जिस भी सोर्स से अपने बारे में डेटा इकट्ठा कर पाए वो क्या है? एक्सटर्नल सोर्स। यानी when the data is collected, when the data is collected, when the data is collected through outside of the organization, is called external source। एक्सटर्नल सोर्स। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, समझो। अगर मुझे रिलायंस ग्रुप के बारे में जानना है तो जरूरी थोड़ी है मैं रिलायंस अंबानी साहब से मिलूं और मैं जानूं भाई साहब प्लीज यार मुझे ये बताओ आपके यहां पर कितने लोग काम करते हैं,
वो मुझे चपेट मारेगा खींच के, भगा देगा मुझे कभी की तभी, कहेगा तू है कौन भाई, मेरे बारे में जानकारी क्यों कर रहा है, नहीं बताएगा, राइट है ना। लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं। क्या? मेरे पास तरीका है भैया मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, गूगल बाबा या अन्य सोर्स, जिनसे मैं ये पता लगा सकता हूं कि अंबानी की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन सी उसकी डिफरेंट फर्म्स हैं, कितने लोग उस कंपनी में काम करते हैं, क्या वो पे आउट देता है, कहां वो रहता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन में ले सकता हूं उसकी। तो ये क्या कहलाता है? जब मैंने उसकी कंपनी में जाकर इंफॉर्मेशन नहीं ली और उसके बाहर से ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। इज दैट क्लियर? दोनों टॉपिक समझ में आए बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल? कोई कंफ्यूजन? श्योर है? पक्का? चलें आगे। बहुत बढ़िया जी। अब चलते हैं आगे। हम कहते हैं भाई ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये जो डेटा है ये कितने तरीके का होता है? हम कहते हैं सर डेटा जो है ना कलेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। यानी कहूं तो मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ डेटा। क्या कहूंगा? टाइप ऑफ डेटा। अब बड़ा मजेदार कंसेप्ट है भाई, हम तो बार बार कहते हैं कि इससे बढ़िया कंसेप्ट नहीं हमारे सामने। तो हम कहते हैं टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की अगर बात करें, देखिए टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, तो हम कहते हैं दो तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहला प्राइमरी, क्या कहलाता है? प्राइमरी डेटा। और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब जरा ध्यान से समझिए भैया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जिसके एग्जाम्स हो चुके हैं और जिसके एग्जाम्स होने बाकी हैं, आप देख लेना, जिसके हो चुके हैं उसके पेपर में जरूर आ चुका होगा ये, और जिसके पेपर में अभी रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर हिट करेगा। राइट है? बात समझ में आती है? तो हम कहते हैं प्राइवेट, जो ये प्राइमरी डेटा है ये एग्जैक्टली है क्या? हम कह रहे हैं ऑल दोज डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिसे इकट्ठा किया जाए बाय द इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करे, और साथ ही साथ क्या? फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कोई पर्पस तो होना चाहिए ना डेटा को इकट्ठा करने का। ये थोड़ी है कि मैं खाली बैठा था, चलो यार आज तफरी करते हैं और सबके घरों में घुसते हैं और घर में घुस के पूछते हैं भाई तेरे कितने बच्चे हैं जी। अरे ये कोई पर्पस थोड़ी हुआ। वो पर्पस किस लिए है? पर्पस देखो आप, क्या होता है, या तो मेरा पर्पस होता कि भाई मैं ये देखना चाहता हूं सेक्टर 11 में पॉपुलेशन कितनी है, तो मैं दरवाजे खटखटाते हुए अच्छा लगता हूं, है ना। वरना लोग क्या कहेंगे, अबे तू है कौन, कौन है बे तू, निकल यहां से, हम क्यों बताए भाई तेरे को, है ना। ये कह रहा है गर्व है तेरे को जरूर मारेंगे बेटा, तेरी तो जिंदगी वैसे भी जूते खा खा कर बड़ी हुई है ना, है ना बेटे। चलो हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। जरा देखें प्राइमरी डेटा एग्जैक्टली है क्या। हम कहते हैं ऑल दोज डेटा विच इज कलेक्टेड for the first time by the investigator for a specific purpose, is called प्राइमरी डेटा। समझ में आती है बेटे बात? तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे यार, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये। हम ये कहते हैं कि यार हमें किसी की शादी करानी है। अब किसकी शादी कराएं? चलो जी हम कराते हैं गर्व की शादी। बड़ा बड़ा परेशान है बेचारा गर्व, ये शादी के लिए इतना मतलब अंदर से भरा पड़ा है ना कि इसको अगर नौकरानी भी मिल जाएगी ना ये उससे भी शादी कर लेगा। ये तो क्या नाम भी चलेगा भाई, ये अलग ही किस्म का इंसान है भाई। सो हम कहते हैं, मान लीजिए अगर हमें
नमन की शादी, मतलब नमन की कह रहा हूं, अगर हमें गर्व की शादी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऑब्वियसली लड़की तो देखनी पड़ेगी यार। गर्व की परमिशन तो पहले से ही है। तो भाई हम ये कहते हैं कि लड़की को देखने के लिए, मान लीजिए एक रिश्ता आता है गर्व के लिए, और अब हम जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब हम पूछताछ के लिए जा रहे हैं, अब हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे। अब एक स्पेसिफिक पर्पस भी है कि गर्व की शादी करनी है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस है ना? और इसीलिए उस लड़की के विषय में सारी जानकारी इकट्ठा करना हमारा पर्पस बन जाएगा, और दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इज दैट क्लियर? ओके है ना? अभी बहुत सारी बातें होंगी इस गर्व की शादी के बारे में, तो सिर्फ शादी तक रहेगी, उसके आगे नहीं जाएंगे भाई। ठीक है ना? आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट इज व्हाट? सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या है? हम कह रहे हैं व्हेन द डेटा is not collected by the investigator, is not collected by the investigator himself, but collect by someone else, and used by other is called secondary data. ठीक है बेटा, बच्चा ओके, क्लियर है कहानी? तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में बहुत बढ़िया तरीके से अंतर समझ में आ गया। तो भैया याद रख लीजिएगा, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए पहली बार खुद इकट्ठा करता है, और जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है? जिसे वो खुद इकट्ठा नहीं कर रहा बल्कि किसी और ने इकट्ठा कर रखा है, सिर्फ उसे यूज कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम कहते हैं, मान लीजिए सेकेंडरी डेटा क्या है? आपको स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, है ना? अब प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए ये थोड़ी आपको, अगर मान लीजिए एक रेलवे का प्रोजेक्ट दे दिया कि भैया एक रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है आपने, तो ये थोड़ी आप रेलवे में जाएंगे, पहले वहां पर मैनेजर से मिलेंगे और उससे पूछेंगे भाई साहब ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन कब बनी थी, ये थोड़ी उससे पूछोगे। आप क्या करोगे? आप गूगल बाबा के पास जाएंगे, टाइप करोगे, रेलवे की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इट मींस व्हाट? गूगल सर्च इंजन पर ऑलरेडी किसी ने इंफॉर्मेशन वो डाल रखी है, आप उसे सिर्फ वहां से कॉपी करोगे और अपने लिए, अपने पर्पस के लिए उसे यूज कर लोगे। सर वो लोग भी तो बता ही देंगे ना। कौन? बेटा वो इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम कहाँ है? लेकिन आप सोचो, आप जगह जगह जाकर चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन भाई? अब यहां पर इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही मजेदार टॉपिक आता है, जिसे हम कहते हैं, ये जो प्राइमरी डेटा है इसको इकट्ठा करने के मेथड क्या हैं? व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व्ड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा? यानी प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास तरीके क्या क्या हैं? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है भैया। अब हम घर की पूरी तरीके से शादी यहां पर करवा पाएंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, लड़की वाले अच्छे हैं या बुरे हैं, या अगर उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली तो पक्का है शादी होगी ही नहीं, कंफर्म है। इसकी फोटो भी बना दो वीडियो में। हाँ जी, चलिए हम कहते हैं, देखो आज का टारगेट मेरा गर्व है सिर्फ, तो इस वीडियो के अंत में हम गर्व की फोटो जरूर लगाएंगे, ठीक है भाई? चलिए मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। देखिए बेटा, हम कहते हैं प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास 6 मेथड है। कितने? 6 मेथड। सबसे पहला मेथड पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या है भाई?
पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर आप प्रिंटेड नोट्स जो होते हैं उसी से क्यों नहीं पढ़ाते? है जी, प्रिंटेड नोट्स हैं सर आपके पास, उसी से पढ़ा दो, ज्यादा बेटर है। लेकिन मुझे लगता है जो हम समझाते हुए लिखते हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, वो जल्दी से जल्दी समझ में आता है और कैच भी जल्दी होता है। वरना लिखने वाले तो किताबें लिख गए भाई, तुमने कहां पढ़ी वो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, देन हम बात करेंगे ऑरल इन्वेस्टिगेशन की। ऑरल इन्वेस्टिगेशन, पहले इन दो टॉपिक को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दैट पर्सन टू whom we are required to get information। यानी हम जिस इंसान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं डायरेक्ट उससे ही इंटरेक्ट करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। एग्जांपल समझो, बड़ा मजेदार है। अभी अभी मैंने क्या कहा, अभी अभी हम बात कर रहे थे गर्व की शादी के बारे में, है ना। गर्व की शादी कराकर छोड़ेंगे आज हम। तो हमने कहा गर्व की शादी के लिए हम लड़की देखने गए, लड़की का एक रिश्ता आया, लड़की का कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है ना लड़की से, ओके। तो हमने कहा भाई एक लड़की का रिश्ता आया और इसके मम्मी पापा, इसके नाना नानी, सबके सब पहुंच गए लड़की देखने के लिए। अब लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं, उनके घर पे पहुंचे, उनसे पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, यानी उनसे पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, हाँ जी आपकी लड़की क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है, खाना वाना बनाना आता है। तो सारे क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए, राइट। दिस इज कॉल्ड पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मतलब जिसके बारे में हमें पूछना है हम उसी से जाकर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, दूसरा हमने कहा ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ऑरल ना होकर ये है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, मेरी एक बात मानने वाली है और ये हम सब मानेंगे कि क्या कोई लड़की वाला ये कहेगा कि मेरी लड़की टल्ली होकर आती है, रात को शराब पीकर आती है, रात को 2 बजे आती है, क्या वो ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। वो तो अपनी लड़की की सारी अच्छाइयां बताएगा आपको। इसी तरीके से अब सोचो अगर गर्व को देखने के लिए उसके घर वाले आ जाएं लड़की के, तो गर्व के घर वाले ये थोड़ी कहेंगे हमारा लड़का निकम्मा है, या दारू पीकर बैठा रहता है, या कुछ और करता है, या ये तो मरा जा रहा है शादी के लिए, है। ऐसा कुछ लिखेंगे क्या? ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में क्या, अब ऐसे में होगा ये बेटा कि हमें उसकी क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जिससे कि भैया शादी ब्याह बहुत जन्मों की कहानी है और जीवन भर का साथ है, तो समझना पड़ेगा कोई ऐसा ना टकरा जाए जिंदगी भर के लिए हमारे बैंड बजाता रहे। तो इसीलिए एक क्रॉस इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद करता है उनका पड़ोसी, बिचौलिया। अबे पड़ोसी भैया, बिचौलिया तो आपका वो बंदा है जो कि पैसा खाने के लिए रिश्ता बनाएगा, है ना। तो अब जरूरत किसकी? हमें जरूरत है उस आदमी की जो सच बोले और सच में बताए कि लड़की अच्छी है या नहीं है, लड़का अच्छा है या नहीं है। तो हम जाएंगे और ऑरली पूछेंगे, हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है? भाई साहब आपके ना बराबर में एक लड़की देखी है, क्या अपने बेटे की शादी करने के लिए, क्या लड़की सही है? अब सोचो, अगर लड़की सही होगी तो वो सही बोलेगा और अगर लड़की खराब होगी तो वो खराब भी बोलेगा। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है। अब सोचो अगर वो लड़की से उसकी लड़ाई हुई भी हो, उस परिवार की लड़ाई हुई भी हो, तो वो तो उसके बारे में गलत गलत बोले। तो यहां पर कुछ मेरिट्स भी होंगी और डिमेरिट्स भी होंगी इस मेथड की, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। हम कहते हैं व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय द पर्सन हु इज बिलोंग टू
द पर्सन ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, यानी हम वो जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो उस व्यक्ति को जानता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट है। तो हम उसके बारे में उससे जाकर पूछते हैं और वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? चलो जी, ये भी बढ़िया रहा। आगे चलते हैं भैया, समझ में आ गया ना? तो इसको लिख लेना भैया एक बार दोबारा से, इसको इनडायरेक्ट लिख देना। इसको क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ये लो जी। अब तीसरा पॉइंट हम कहते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। क्या बेटे? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। यार साथ की साथ इन्हें याद करते चलो। याद क्या, बस समझना ही तो है, आराम से समझ में आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड राइट। जब भी हमें देखो, आप एक चीज को ध्यान से समझो। अगर कोई लोन वाला, हम इतने दिनों से अपने फोन्स को यूज करते हैं, मतलब सालों हो गए हमें यूज करते करते, और सालों में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास फोन भी आए होंगे जिनमें पूछा गया होगा आपसे, हाँ जी मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूं, क्या आप लोन लेंगे? क्या लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं? हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं, आप ये चीज लेना चाहेंगे, राइट? तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, सपोज वो ये कहे हाँ बताइए इसकी फॉर्मेलिटीज बताइए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज बताते हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, जाने आने का समय बच गया और सारी इंफॉर्मेशन भी मिल गई, राइट है? बात समझ में आती है? दिस इज कॉल्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट? क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ जी भाई साहब, ओके, समझ आ रहा है? तीनों टॉपिक समझ में आ गए? अभी तक हमने क्या क्या बताया? हमने कहा पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा हमने कहा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और चौथा इसको हम लिख देते हैं, यहां पे ले लेते हैं इसको, ये फोर्थ, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर filled by enumerators। ध्यान से समझिएगा भैया इसको। इनमरेटर कौन होता है बेटा? इन्वेस्टिगेटर। द अनदर नेम ऑफ इनमरेटर इज इन्वेस्टिगेटर, राइट? अब सपोज a person wants to get information, a person wants to collect some data from the other person. First of all he would like to prepare a questionnaire। वो क्या करेगा? एक क्वेश्चनेयर तैयार करेगा कि मुझे एग्जैक्टली मेरे पर्पस के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना? होगा ना ऐसा? तो वो पूरा एक प्रिपेयर करेगा क्वेश्चनेयर और उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लेगा और फिर जाकर वही सवाल उनसे दोहराएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई एक पॉपुलेशन सर्वेयर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके साथ क्या पूछते हैं? 3-4 क्वेश्चंस करते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे सर मैं जनगणना से आया हूं, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, राइट? आपने बता दिया। सर आपके यहां पर मुखिया कौन है? मुखिया मतलब आपके घर का बड़ा कौन है, वो बता दिया। सर आपके यहां पर मेल कितने और फीमेल कितने हैं, वो बता दिया, राइट है? इंफॉर्मेशन खत्म हो गई उसकी। कितने ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा कि भाई कितने कितने साल के हैं वो, मतलब उनकी एज क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ जी सर, आज तक कभी नहीं आए। कौन? ये पूछने पॉपुलेशन। बेटा वो इंसानों के यहाँ आते हैं। अरे सच्ची में बोल रहा हूं। बेटा हम जैनियों के यहाँ नहीं आते वो लोग। क्यों? हाँ हम जैनियों के यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि हम लोग व्रत रखवा देते हैं उनसे। हाँ जी, तो बात समझो बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लिया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। आप एक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछोगे किसी से, उससे ज्यादा नहीं पूछोगे।
भैया मुझे राम कहानी थोड़ी पूछनी है कि तुम्हारे बाप का बाप कौन था या तुम्हारे चाचा कौन है। हमें कुछ नहीं पूछना, हमें क्या पूछना है कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, राइट है ना, तुम्हारी फैमिली में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बस इतना डेटा दे दो, हमारा काम हो गया, हम चलते हैं, नमस्कार, राइट है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एनमरेटर। वो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही उनमें लिखता रहता है उस क्वेश्चनेयर में। डन है, बात समझ में आ गई। पांचवा पॉइंट हम कहते हैं क्या, क्वेश्चनेयर बाय फिल्ड बाय ईमेल, या इसे हम ईमेल क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ईमेल क्वेश्चनेयर। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है और इसको समझने की भी जरूरत है। आजकल का जमाना जो है वो मॉडर्नाइज है। इस मॉडर्नाइज टेक्निक में सबके पास मोबाइल्स हैं, और सबके पास मोबाइल्स हैं तो सबके पास प्ले स्टोर भी है, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना भाई हम लोग। और जिसके पास एप्लीकेशंस है समझो उसके पास ईमेल आईडी भी है। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट है ना। अब सोचो एक कंपनी को सर्वे करना है किसी भी चीज का, अब डोर टू डोर तो जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, एक क्वेश्चनेयर तैयार करेगी, राइट। और क्योंकि ये जो प्ले स्टोर है उसमें आप सभी का डेटा ऑलरेडी कैप्चर्ड है, राइट है, आप सभी का डेटा कैप्चर्ड है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैंने जो फोटो खींची थी मैंने डिलीट कर दी। बेवकूफ हैं वो लोग, खुश नसीब नहीं कहूंगा, बेवकूफ हैं वो लोग। कारण आप जिंदगी में जो भी एक भी फोटो अपने मोबाइल्स पर खींचते हो, यकीन मानना आपके डिलीट करने के बावजूद भी वो डिलीट नहीं है। ऐसा क्यों? समझो मेरी बात को, बाय अ क्लिक इट कैन बी रिकवर, जस्ट अ क्लिक फोटो रिकवर हो जाएगी। तो कहने का मतलब समझो, इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई हो चुकी है आज। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में डोर टू डोर किस लिए घूमना है सर, एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, ईमेल आईडी सबकी हमारे पास ही है, शूट करते हैं एक मेल, क्या होगा सर, सबकी मेल पर डिस्पैच हो जाएगा, ये सबकी मेल पर डिस्पैच हो जाएगा। सर 142 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, 142 करोड़ की जनसंख्या में से अगर हमें 10% लोगों ने भी रिस्पॉन्स कर दिया, हम कह रहे हैं 90% ने नहीं किया, लेकिन कितनों ने कर दिया, सिर्फ 10% लोगों ने, हमारा काम बनता है भाई। 10% का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत है भाई, इतना काफी है ना। तो इसी तरीके से ये डेटा कैप्चर किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि ऑब्वियसली आपके पास कोई मेल आएगी, आप उसको रिस्पॉन्ड क्यों करोगे, नहीं करोगे, कई बार कई नहीं करेंगे। तो इसके लिए कंपनीज बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरिट्स और डीमेरिट्स में फायदा और नुकसान दोनों चीजें हम देखेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक मेथड समझ में आते हैं? हाँ जी, ओके, कोई कंफ्यूजन? तो आज के लिए फिलहाल इसको इतना ही रोकते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।